कहानी की शुरुआत में हमें बर्लिन दिखता है जो अपनी तीसरी पत्नी को अलविदा कह रहा था। बर्लिन इस बात को लेकर बहुत उदास था क्योंकि प्यार कभी उसके हाथ नहीं आया, इसलिए वह उसी चीज में खुश रहना चाहता है जिसमें उसका भाग्य हमेशा साथ देता है, और वो चीज है डकैती। बर्लिन की तीसरी पत्नी उसे छोड़ने के तुरंत बाद वहाँ एक पुलिस की गाड़ी रुकती है जिसमें बर्लिन की टीम पुलिस के कॉस्ट्यूम पहनकर रेड के लिए तैयार थी। बर्लिन जैसे ही गाड़ी में चढ़ता है, टीम का एक मेंबर उसके हाथ में एक बंदूक थमा देता है। इसके बाद सब मिलकर निकल पड़ते हैं उनके मल्टी-मिलियन यूरो की डकैती के मिशन पर। लेकिन बर्लिन और उनकी टीम अब जिस जगह जा रही है वो कोई बैंक या ऑक्शन हाउस नहीं है। वे जा रहे हैं एंटोनियो नाम के एक इंडस्ट्री पति के घर, और यही उनका डकैती का पहला स्टेप है। खैर, गाड़ी से उतरकर जब सब एंटोनियो के घर में दाखिल होते हैं तब हम बर्लिन की पूरी टीम को एक साथ देखते हैं। टीम में सबसे पहले है केली, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर चुकी है और वह एक कुशल हैकर है, लेकिन हैकिंग में जितनी वह दक्ष है, पर्सनालिटी के मामले में उतनी ही शर्मीली है। टीम का दूसरा मेंबर है रॉय। वह एक मास्टर लॉक ब्रेकर है, यानी किसी भी तरह के लॉक को वह बड़ी आसानी से खोल सकता है। लेकिन रॉय की प्रॉब्लम यह है कि जिस आसानी से वह लॉक खोल सकता है उतनी ही आसानी से वह पुलिस के हाथ भी लग सकता है। पुलिस के हाथ लगने की चिंता में जब रॉय परेशान था तभी बर्लिन उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। इसके बाद है डेमियन, जो कि एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। डेमियन डकैती की प्लानिंग में माहिर है, लेकिन उसके मन में कभी कभी थोड़ी गलती भी हो जाती है। टीम का आखिरी मेंबर है ब्रूस। ब्रूस हर काम में कुशल है। हथियार, मशीन, थर्मल लेजर सहित किसी भी तरह के उपकरण को ब्रूस बहुत ही माहिर हाथों से संभाल लेता है। तो बर्लिन सहित 5 मेंबर यह टीम पुलिस के वेश में एंटोनियो के घर में दाखिल हो जाती है और डिनर टेबल पर जाकर एंटोनियो समेत सभी को पकड़ लेती है। बर्लिन एक फेक सर्च वारंट दिखाकर एंटोनियो को अपने साथ ऊपर की फ्लोर पर ले जाता है और बाकी टीम नीचे गार्डिंग करती रहती है। एंटोनियो ब्रूस से पूछता है कि उसे क्यों सर्च किया जा रहा है। जवाब में बर्लिन कहता है, तुमने गैर कानूनी तरीके से बहुत सारी एंटीक चीजें इकट्ठा की हैं, जो कि राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है, और पकड़े जाने पर तुम्हें 9 साल की जेल हो सकती है। डर के मारे बर्लिन एंटोनियो से कहता है कि उसका लॉकर खोलो और वहां से एक पीतल की 40 निकालता है। 40 हाथ में आते ही बर्लिन सच बता देता है कि वे पुलिस नहीं बल्कि डकैत हैं। बर्लिन आगे कहता है, यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इस 40 को लेकर चले जाएंगे, और अगर तुम पुलिस को खबर देने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हारे गैर कानूनी कलेक्शन की इंफॉर्मेशन पुलिस को दे देंगे। आप सोच रहे होंगे कि लॉकर में इतनी कीमती चीजों के बावजूद बर्लिन सिर्फ यह 40 क्यों ले गया। असल में बर्लिन इससे भी बड़ी डकैती की प्लान बना रहा है, जिसका हम जल्द ही पता लगाएंगे। इस दौरान जब टीम के बाकी मेंबर नीचे गार्डिंग कर रहे थे तब एंटोनियो की टीम का एक मेंबर समझ जाता है कि ये लोग असली पुलिस नहीं है, इसलिए वह हिम्मत दिखाकर बोलने लगता है। तभी बर्लिन नीचे आता है और उस आदमी को डराकर बाहर ले जाता है। बर्लिन समझ जाता है कि आदमी ने यह हिम्मत अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए दिखाई थी, इसलिए वह उसे बाहर लेकर समझाने की कोशिश करता है कि प्यार एक बेकार चीज है, इसके लिए अपनी जान खतरे में डालने का कोई मतलब नहीं है, फ्यूचर में वह ऐसा फिर से न करे। इतना कहकर बर्लिन अपनी टीम लेकर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम पेरिस के एक 5 स्टार होटल में पहुंचते हैं, जहां बर्लिन अपनी टीम के साथ अगले प्लान के लिए ठहरा है। टीम सब मिलकर जब एक जगह होती है, बर्लिन उन्हें टीम के छठे मेंबर से मिलवाता है, और वह छठा मेंबर है कैमरन, जो एक प्रोफेशनल राइडर है। इसके अलावा बर्लिन ने कैमरन को टीम में इसलिए भी लिया है, जिसकी वजह हम आगे जानेंगे। हालांकि कैमरन की एक प्रॉब्लम है कि वह ड्रग्स का एडिक्ट है। खैर, कैमरन को सबसे मिलवाने के बाद बर्लिन अपने प्लान पर काम शुरू करता है। वह सबसे पहले डेमियन से कहता है कि पिछली डकैती की 40 को हथौड़े से मोड़ दो। फिर उसे अमोनियम क्लोराइड से भरे एक बॉक्स में डाल दिया जाता है, जिसे डेमियन पहले से लेकर आया था। इससे 40 और भी पुरानी लगने लगती है। बर्लिन सबको बताता है कि इसी एक 40 के जरिए हम 44 मिलियन यूरो की ज्वेलरी चोरी करने वाले हैं। ये ज्वेलरी 34 शहरों से नीलामी के लिए पेरिस के सबसे बड़े ऑक्शन हाउस में लाई जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सारी ज्वेलरी एक साथ ऑक्शन हाउस नहीं पहुंचेगी, वो कई फेज में वहां आएगी, और इसी वजह से उन्होंने पेरिस के इस होटल में रुकने का फैसला किया है, क्योंकि उनके होटल के ठीक सामने उसी ऑक्शन हाउस के डायरेक्टर का फ्लैट है, और सिर्फ वही डायरेक्टर जानता है कि सारी ज्वेलरी कब कब ऑक्शन हाउस पहुंचेगी। शुरुआती तैयारी के बाद पूरी टीम आर्कियोलॉजिस्ट के कॉस्ट्यूम में पेरिस की एक चर्च पहुंचती है। ये भी उनके प्लान का ही हिस्सा होता है। बर्लिन चर्च के फादर से कहता है, हम सब सलामांका नाम की एक यूनिवर्सिटी से रिसर्च के लिए आए हैं। हमें पता चला है कि आपकी चर्च के नीचे एक प्राचीन ऐतिहासिक चर्च है, जहाँ कई कीमती अवशेष होने की संभावना है। हम उन्हें ही ढूंढना चाहते हैं। बर्लिन की बातें और उसके रेफरेंसेस देखकर फादर उन्हें चर्च के नीचे ले जाता है। वहाँ वे फादर को भरोसा दिलाने के लिए मेटल डिटेक्टर की एक फेक रीडिंग दिखाते हैं, जिससे फादर को यकीन हो जाता है कि जमीन के नीचे सच में कुछ है। लेकिन पूरी तरह से पक्का करने के लिए फादर गूगल पर बर्लिन और उसकी टीम के बारे में सर्च करता है। मजे की बात यह है कि बर्लिन ने ये बात पहले ही समझ लिया थी, इसलिए उसने केली से पहले ही गूगल पर 63 फेक न्यूज अपलोड करवा दी थी, जिनमें उनकी रिसर्च टीम के बारे में लिखा हुआ था। सब कुछ देखने के बाद फादर बर्लिन और उसकी टीम को चर्च का अंडरग्राउंड इस्तेमाल करने की इजाजत दे देता है। असल में बर्लिन और उसकी टीम का प्लान है कि इस चर्च के अंडरग्राउंड का इस्तेमाल करके
ऑक्शन हाउस तक पहुंचना, क्योंकि यहाँ पहले से ही एक पुराना टनल है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। इसके बाद वे अपने प्लान का दूसरा हिस्सा लागू करने में लग जाते हैं। ऑक्शन हाउस के डायरेक्टर पोलिनेक जैसे ही अपने घर से बाहर निकलते हैं, ब्रूस उन्हें फॉलो करता है ताकि उनका रियल टाइम अपडेट पूरी टीम तक पहुंच सके। पोलिनेक जैसे ही चले जाते हैं, केली, रॉय और कैमरन फॉर्मल ड्रेसअप करके पोलिनेक के होटल में पहुंचते हैं। सबसे पहले रॉय और कैमरन कपल का अभिनय करते हैं और चालाकी से मेन गेट का लॉक खोल देते हैं। गेट खुलते ही केली उनके साथ जुड़ जाती है। इसके बाद तीनों मिलकर पोलिनेक के घर में प्रवेश करते हैं। घर के गेट पर रॉय वहां के 3 लेयर के लॉक को तोड़ना शुरू करता है और कैमरन और केली मिलकर पास की दीवार में छेद करके सिक्योरिटी अलार्म हैक करते हैं और उसका पासवर्ड निकाल लेते हैं। जैसे ही रॉय का लॉक ब्रेक हो जाता है, तीनों मिलकर पोलिनेक के फ्लैट में घुसते हैं और सबसे पहले सिक्योरिटी अलार्म ऑफ कर देते हैं। इसके बाद फ्लैट के अलग अलग हिस्सों में कैमरा सेट करना शुरू कर देते हैं और होटल में बैठे डेमियन और बर्लिन सब कुछ चेक करते रहते हैं। पोलिनेक के घर में एक पालतू कुत्ता भी था जो रॉय को देखकर उनके पास भागता है खेलने के लिए। रॉय लोग भी काम के बीच में उस कुत्ते के साथ खेलते रहते हैं। ठीक इसी समय बर्लिन नोटिस करता है कि फ्लैट में कोई आ रहा है। वह तुरंत सभी को सतर्क कर देता है। बर्लिन की बात सुनकर रॉय और कैमरन बिस्तर के नीचे छिप जाते हैं और केली एक क्लोजेट में घुस जाती है। वह आदमी असल में पोलिनेक के कुत्ते को वॉक पर ले जाने आया था। रॉय और कैमरन को बिस्तर के नीचे छिपा देख कुत्ता भी उनके तरफ छड़ी फेंकता है और कैमरन के कपड़ों को खींचने लगता है। तब तक वह आदमी भी बिस्तर के पास पहुंच चुका था। इंसान की मौजूदगी का एहसास पाकर उसके साथ एक और कुत्ता बिस्तर के नीचे झांकता है, लेकिन आदमी कुछ समझे बिना कुत्तों को लेकर वहां से चला जाता है। जाते समय वह आदमी कुछ लेने के लिए उसी क्लोजेट को खोलता है जिसमें केली छिपी थी, लेकिन केली पहले से ही क्लोजेट के बिल्कुल पीछे चली गई थी, इसलिए आदमी कुछ नहीं समझ पाता। खैर, आदमी जाने के बाद टीम जल्दी जल्दी काम खत्म करके अपने होटल लौट आती है। उस रात जब डेमियन उनके सेट किए हुए कैमरों के जरिए पोलिनेक के फ्लैट पर नजर रख रहा था, तब बर्लिन की नींद टूट जाती है। वह उठकर देखता है कि डेमियन अकेले बैठकर उसका बनाया हुआ रोबोट टेस्ट कर रहा है। बर्लिन उसे आराम करने के लिए कहता है और फिर मॉनिटर पर नजर बनाए रखता है। एक समय वह देखता है कि पोलिनेक की पत्नी रात में उठकर किताब पढ़ रही है और अकेले में गाना सुन रही है। यह देखकर बर्लिन की जिज्ञासा बढ़ जाती है। वह पोलिनेक की पत्नी को फॉलो करना शुरू कर देता है। बर्लिन देखता है कि पोलिनेक की पत्नी रात में ही रेडी होकर बाहर निकल रही है। बर्लिन भी तब निकल पड़ता है और उसे फॉलो करते हुए एक बार में पहुंच जाता है। बार में पहुंचकर पोलिनेक की पत्नी अपने एक दोस्त के कहने पर गाना भी गाती है। वहीं बर्लिन को पता चलता है कि पोलिनेक की पत्नी का नाम कैमिला है। गाना खत्म होने के बाद कैमिला पेरिस के और कुछ जगहों पर घूमकर सुबह के वक्त फिर घर लौट आती है। कैमिला की इस चंचलता को देखकर बर्लिन उसके प्रति धीरे धीरे आकर्षित होने लगता है। वहीं अगले दिन सुबह फादर आने से पहले बर्लिन की टीम उस चर्च के अंडरग्राउंड में 40 को दबा देती है। फिर फादर के आने के बाद फादर के सामने वे उसे फिर से खोदते हैं। चर्च के अंडरग्राउंड में इतनी कीमती चीजें देखकर फादर बहुत खुश हो जाता है और उन्हें और जोर शोर से काम करने की परमिशन देता है। परमिशन मिलने के बाद टीम अपने सभी उपकरण वहां ले आती है और उस अंडरग्राउंड टनल को ढूंढकर उसके रास्ते से सीधे ऑक्शन हाउस के बिल्कुल पास पहुंच जाती है। वहां लेजर मेजरमेंट करके खुदाई शुरू हो जाती है। टीम के बाकी मेंबर खुदाई कर रहे होते हैं। तब बर्लिन रॉय को साथ लेकर उस बार के सामने जाता है जहां कैमिला पिछले रात आई थी। बार के सामने एक कार में बैठकर बर्लिन रॉय को कैमिला के बारे में बता रहा होता है। तभी वह देखता है कि कैमिला वहां आ रही है। यह देखकर वह कैमिला के पीछे पीछे बार में जाता है और 2 मिनट बाद रॉय भी वहां पहुंच जाता है। दोनों मिलकर ऐसे प्लान बनाते हैं कि कैमिला को समय न मिले ताकि उसका ईगो चोट खाए और वह उनके पास बात करने के लिए पागल हो जाए। लेकिन हकीकत में कैमिला उनकी परवाह किए बिना वहां से निकल जाती है। खैर, अगले दिन सुबह जब सब चर्च के अंडरग्राउंड में खुदाई कर रहे थे, तब फादर वहां 2 बॉडीगार्ड्स के साथ आता है और कहता है कि हाल ही में मिली 40 को वह अपने साथ स्पेन ले जाना चाहता है और पेशेवर लोगों को दिखाना चाहता है। लेकिन डेमियन उसे बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वह जानता है कि अगर पेशेवर लोग इसे देखेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे कि यह फेक है। इसलिए वह सेफ्टी को लेकर बहाने बनाने लगता है। फिर भी फादर उसकी नहीं सुनता और 40 को लेकर चला जाता है। इसी बीच रॉय जब पोलिनेक के कॉल को ट्रेस कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि कैमिला किसी कॉन्सर्ट में जाना चाहती है, लेकिन पोलिनेक उसे समय नहीं दे रहा। रॉय यह बात बर्लिन को फोन करके बताता है, क्योंकि अगर बर्लिन चाहे तो वह अभी कैमिला को कॉन्सर्ट में ले जा सकता है। लेकिन उसी समय फादर के 40 लेकर जाने की खबर भी बर्लिन के कानों तक पहुंचती है। बर्लिन इस समय दोराहे पर पड़ जाता है। क्या वह अपनी पसंदीदा महिला के पास जाएगा या डकैती के प्लान को बचाएगा? इसके बाद दिखाया जाता है कि बर्लिन डकैती के प्लान की बजाय अपने प्यार को ज्यादा महत्व देता है। वह रॉय को 40 की रक्षा का जिम्मा देकर खुद कैमिला से मिलने चला जाता है। वह होटल से बाहर निकलते हुए ऐसा करता है जैसे उनका मिलना एक्सीडेंटली हुआ हो। वह कैमिला से कहता है कि वह पास के होटल में रहता है। फिर बातचीत के दौरान वह कैमिला को कॉन्सर्ट में जाने का प्रपोजल देता है। कैमिला भी मान जाती है, क्योंकि वह अकेले जाने की बजाय किसी के साथ जाना पसंद करती थी। कॉन्सर्ट जाने के रास्ते में ही कार में कैमिला ड्रेसअप करती है और बर्लिन कैमिला को इम्प्रेस करने के लिए उसे कई बातें बताता है। बातें करते करते वे क्लब पहुंच
जाते हैं और वहाँ कॉन्सर्ट का आनंद लेने लगते हैं। इसी बीच रॉय प्लान बनाने लगता है कि फादर से 40 कैसे वापस ली जाए। इसके लिए वह कैमरेन से बाइक की चाबी मांगता है, क्योंकि ब्रूस की बाइक कैमरेन के पास थी। लेकिन कैमरेन बाइक की चाबी नहीं देता और उल्टा रॉय के साथ जाना चाहता है, ताकि रॉय अकेले किसी खतरे में न पड़ जाए। रॉय सोचता है कि शायद कैमरेन उसे पसंद करता है, क्योंकि पहले दिन से ही वह रॉय को अलग नजरों से देख रहा था, और रॉय जानता है कि मिशन के दौरान बर्लिन किसी भी तरह का अफेयर पसंद नहीं करता। खैर, रॉय को राजी कर कैमरेन उसे साथ लेकर बाइक पर फादर की तरफ निकल जाता है, क्योंकि आज रात की फ्लाइट में फादर स्पेन जाने वाला है। जैसे ही फादर अपने बॉडीगार्ड्स को विदा देकर अकेला रवान होता है, कैमरेन बाइक चलाकर उसके पास पहुंच जाता है और रॉय फादर के हाथ से 40 वाला बैग खींच लेता है। लेकिन फादर आसानी से बैग छोड़ना नहीं चाहता, इस वजह से वे फादर को कुछ दूर तक खींचते हैं। फादर की चिल्लाहट सुनकर बॉडीगार्ड्स वापस मुड़कर देखते हैं और तुरंत ही एक टिन का ड्रम फेंककर कैमरेन और रॉय को गिरा देते हैं। फिर जब वे 40 वाला बैग लेने की कोशिश करते हैं, कैमरेन पहले ही उसे उठाकर ले जाता है और वहां से दौड़कर एक गली में चला जाता है। बॉडीगार्ड्स रॉय और कैमरेन का पीछा करते हुए उनकी बाइक पकड़ लेते हैं। गली में वे एक शादी के समारोह में पहुंच जाते हैं और वहां मौजूद शादी की गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। बॉडीगार्ड्स उनका पीछा करते रहते हैं। गली से निकलकर वे एक गैरेज में पहुंच जाते हैं और कुछ समय वहां छिपकर रहते हैं। खोजते खोजते बॉडीगार्ड्स भी उस गैरेज में पहुंच जाते हैं। रॉय फिर अपनी सूझबूझ दिखाता है और एक डायवर्जन बनाने की कोशिश करता है। वह कई कारों के अलार्म एक्टिव करता है और एक कार लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन इससे ज्यादा फायदा नहीं होता। एक बॉडीगार्ड से बचते बचते वे सामने एक दूसरी कार से टकरा जाते हैं। फिर बॉडीगार्ड्स एक हॉज पाइप से उन पर पानी फेंकते हैं, जिससे उनका हाथ से 40 छूट जाता है और बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। अब कोई रास्ता न देखकर रॉय और कैमरेन वहां से भाग निकलते हैं। इसी बीच बर्लिन और कैमिला कॉन्सर्ट के बाद वापस लौटते हैं, लेकिन होटल पहुंचने से पहले बर्लिन कैमिला के हाथ में अपना नंबर लिखकर छोड़ देता है। अगले दिन सुबह कैमिला बर्लिन को फोन करती है और बताती है कि वह भी धीरे धीरे बर्लिन को पसंद करने लगी है, लेकिन वह यह भी बताती है कि वह पहले से ही शादीशुदा है। बर्लिन समझता है कि कैमिला अभी भी रिश्ते के मामले में कंफ्यूज्ड है, इसलिए वह कैमिला को ब्रेकफास्ट का ऑफर देता है और फोन रख देता है। कुछ ही देर बाद कैमिला बर्लिन के होटल रूम के बाहर आकर नॉक करती है। बर्लिन नहीं जानता कि क्या करे, क्योंकि पूरा रूम कंप्यूटर और टेलीस्कोप से भरा हुआ है, इसलिए वह कैमिला को अंदर आने को नहीं कहता और बाहर से ही बात करता है, ऐसा दिखाने के लिए कि वह कैमिला की मैरिड लाइफ का सम्मान कर रहा है। लेकिन जब कैमिला वहां से चली जाती है तो बर्लिन को लगता है कि उसने कैमिला को रिजेक्ट कर दिया, इसलिए वह दौड़कर कैमिला के पास जाता है और उसे एक किस करता है। दूसरी तरफ रॉय और कैमरेन जब किसी रेस्टोरेंट के सामने बैठे होते हैं, तब डेमियन उनसे मिलकर बताता है कि फादर सुबह उनसे मिला और 40 वापस दे गया, क्योंकि कल की घटनाओं के बाद उसने समझ लिया कि इस 40 के कारण खतरा है। डेमियन कहता है कि किस तरह भी हो, भाग्य ने हमारी मदद की है और अब हमें जितना जल्दी हो सके डकैती का बाकी काम पूरा करना है। इसी बीच ब्रूस को देखा जाता है कि वह केली के रूम में जाता है और उसके साथ अपने नए इन्वेंशन और आइडियाज के बारे में बात करता है। बातचीत के दौरान ब्रूस इशारे से बताता है कि वह केली को पसंद करता है, लेकिन शर्मीली केली यह सुनकर ब्रूस को रूम से निकल देती है। फिर अगले दिन खुदाई के काम में जाते जाते केली धीरे धीरे ब्रूस के प्रति आकर्षित होने लगती है और यह बात वह कैमरेन को भी बता देती है। इस बीच कैमिला के साथ सब कुछ सेट होने के बाद बर्लिन कैमिला को लेकर पेरिस के विभिन्न हिस्सों में घूमता रहता है और टीम के बाकी मेंबर्स खुदाई का काम जारी रखते हैं। ऐसे घूमते घूमते वे ऑक्शन हाउस की दीवार तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद वे अपने प्लान का मेन हिस्सा लागू करना शुरू करते हैं। ऑक्शन हाउस के वॉल्ट में कोई ज्वेलरी पहुंचने से पहले ही टीम उस वॉल्ट को तोड़ने की प्लान बनाना शुरू कर देती है। आप सोच रहे होंगे कि डकैत ऐसा क्यों कर रहे हैं। असल में उनका प्लान है कि पहले से सब कुछ सेटअप कर लिया जाए ताकि चोरी के समय कोई परेशानी न आए। तो प्लान के मुताबिक वे ऑक्शन हाउस की दीवार को काट देते हैं, लेकिन तभी वे उसे हटा नहीं पाते क्योंकि अंदर सीसीटीवी कैमरा है। वे प्लान बनाते हैं कि पहले गार्ड्स को भटकाया जाएगा और उसी मौके पर सीसीटीवी कैमरा हैक किया जाएगा। तो केली सबसे पहले गार्ड्स के कॉल लाइन को हैक करती है और उनके रात के खाने का ऑन ऑर्डर रिसीव कर लेती है और खाना डिलीवरी करने जाता है ब्रूस। लेकिन ब्रूस खाना 1.5 घंटे बाद ले जाता है और साथ में पुराना बासी खाना भी ले जाता है। डिलीवरी मैन की इस हालत को देखकर गार्ड खाना लेने में बिल्कुल भी मन नहीं करता। तब ब्रूस तरह तरह की पागलपन वाली हरकतें करने लगता है। एक समय मैन हॉल का गार्ड ऊपर वाले गार्ड को कॉल करके नीचे आने को कहता है। जब वे ब्रूस की पागलपन बर्दाश्त नहीं कर पाते तो गुस्से में ब्रूस को मार डालते हैं, लेकिन ब्रूस तो इसका इंतजार कर रहा था। उसने पहले से ही मुंह में एक फोम टैबलेट रख रखा था। वह इसे तोड़कर फोम बाहर निकालने लगता है और बेहोश होने का ड्रामा करता है। गार्ड्स यह देखकर डर जाते हैं और ब्रूस को इलाज देकर ठीक करने की कोशिश करने लगते हैं और यह सब बर्लिन के प्लान का हिस्सा था। वह इस मौके का फायदा उठाकर सबको ड्रेस पहनकर रेडी होने को कहता है। फिर डेमियन के रोबोट की मदद से ऑक्शन हाउस की दीवार हटाई जाती है और टीम अंदर प्रवेश कर जाती है। जब गार्ड ब्रूस को होश में लाने में व्यस्त होते हैं, तभी केली सीसीटीवी का मेन बोर्ड खोलती है और उसमें एक डिवाइस इंस्टॉल कर देती है, लेकिन यह करते हुए वह एक सॉकेट काट देती है जिससे सारी सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाती हैं। इस बीच
गार्ड्स ब्रूस को ठीक कर देते हैं। समय कम होने के कारण केली थोड़ा पैनिक हो जाती है, लेकिन अंततः वह सॉकेट ढूंढकर उसे ठीक कर देती है और समय पर बाहर निकल आती है। और इस बीच गार्ड्स ब्रूस को ठीक करके उसका खाना देने के बाद छोड़ देते हैं। उन्हें यह एहसास तक नहीं होता कि उनकी पूरी सिस्टम को चुपके से किसी ने हैक कर लिया है। इसके बाद बर्लिन सभी को इकट्ठा करता है और उनकी तैयारी के फाइनल प्लानिंग सत्र की शुरुआत करता है। लेकिन प्लानिंग के बीच में ब्रूस उठकर एक शैंपेन की बोतल खोलता है और बर्लिन उसे उस बोतल का सारा शैंपेन पिला देता है। फिर वह वापस प्लानिंग में बैठ जाता है। इस समय सब समझ जाते हैं कि बर्लिन कितनी शांत दिमाग से कितना खतरनाक हो सकता है। फिर अगले प्लान के मुताबिक केली सीसीटीवी हैक करती है और कुछ फुटेज रिकॉर्ड कर रखती है, क्योंकि जब वे वॉल्ट के अंदर काम करेंगे तभी केली वह रिकॉर्डेड फुटेज चलाएगी और बाकी समय सीसीटीवी नॉर्मली काम करेगी। बर्लिन कहता है कि सारी ज्वेलरी वॉल्ट में आने से पहले वॉल्ट के पीछे एक छोटा रास्ता काटकर तैयार करना होगा ताकि वे अंदर जा सकें। प्लान के मुताबिक वे थर्मल लेजर की मदद से वॉल्ट के पीछे का हिस्सा काट देते हैं और उस पर एक क्रेन लगाकर गेट जैसा बना देते हैं ताकि चाहे तो वॉल्ट का पिछला हिस्सा उठाकर अंदर प्रवेश कर सकें। सब कुछ सक्सेसफुली पूरा होने के बाद टीम एक दूसरे को बधाई देती है और सेलिब्रेट करने लगती है। बर्लिन सबको कहता है, अब तुम सब अपने तरीके से आनंद लो। सारी ज्वेलरी आने के बाद हम अपने फाइनल मिशन पर उतरेंगे। फिर सबको छुट्टी देते हुए बर्लिन कैमिला के साथ मिलता है और रेस्तरां में डिनर करने जाता है। लेकिन तभी पोलिनेक वहां आ जाता है और कैमिला डर जाती है। बर्लिन तब कैमिला को आश्वस्त करता है और कहता है कि वह उसे पोलिनेक के साथ बिजनेस क्लाइंट के रूप में मिलाए। परिचय देने के बाद बर्लिन खुद एक ईगोस्टिक क्लाइंट का ड्रामा करता है और वहां से चला जाता है। लेकिन पोलिनेक के जाने के बाद बर्लिन फिर कैमिला से मिलता है और पेरिस के बाहर घूमने का प्लान बनाता है। इसी बीच डेमियन, कैमरन, रॉय, ब्रूस और केली जब साथ डिनर कर रहे होते हैं तब डेमियन की पत्नी उसे फोन करती है और तलाक की बात कहती है। उसका कारण यह होता है कि डेमियन उसे समय नहीं देता। फोन पर यह सुनकर डेमियन बहुत दुखी हो जाता है। वह सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी कुछ नहीं सुनती और फोन रख देती है। होटल में और कोई यह नहीं समझ पाता, लेकिन कैमरन समझ जाता है कि शायद डेमियन की पत्नी ने कुछ कहा, इसलिए वह बाकी टीम को घूमने भेज देता है और खुद डेमियन के पास होटल में चला जाता है। होटल में जाकर वह डेमियन को समझाता है कि प्यार ऐसा ही होता है, हर रिश्ता कहीं न कहीं खत्म हो जाता है, इसलिए इसके लिए ज्यादा दुखी मत हो। प्यार को संक्षिप्त समय के लिए सुखद यादों की तरह याद करो। उन यादों को संभाल कर दुखद दिनों में भी खुलकर जी सकते हो। इसी बीच ब्रूस, रॉय और केली जब साथ घूम रहे होते हैं तब ब्रूस पूछता है कि रॉय ने उसकी बाइक का क्या किया। रॉय जवाब देता है कि फादर से 40 उठाने जाते समय फादर के गार्ड्स ने वही बाइक वहीं छोड़ दी। यह सुनकर ब्रूस बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने यह बाइक रेंट पर ली थी। बाइक रेंटल कंपनी उसे बार बार कॉल कर रही है। हालांकि ब्रूस ने फेक नाम और पासपोर्ट से बाइक ली थी, लेकिन बाइक पर उसकी असली फोटो लगी हुई थी और वह नहीं चाहता था कि पुलिस के पास उसकी कोई इंफॉर्मेशन जाए। खैर, अगले दिन सुबह कैमरन एक न्यूज लेकर डेमियन के कमरे में आता है और देखता है कि डेमियन का पूरा कमरा धुला धुला सा लग रहा है। वह नॉक करता है। डेमियन दरवाजा खोलता है, कैमरन को अंदर ले जाता है और अपनी नई रिसर्च दिखाता है। डेमियन पूरी रात रिसर्च करके यह पता लगाता है कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है। वह पहले से ही किसी और रिलेशनशिप में थी। इतने दिनों बाद असल में एक बहाना बनाकर डिवोर्स दे रही है। डेमियन की हालत देखकर कैमरन को बहुत बुरा लगता है। वह उसे शांत होने को कहता है। फिर बताता है कि पोलिनेक सारे ज्वेलरी वॉल्ट्स लेकर आ चुका है और किसी कारण से वह नीलामी पहले शुरू करना चाहता है, इसलिए हमें आज ही रात में डकैती पूरी कर लेनी चाहिए और अभी इसी वक्त बर्लिन को भी खबर देनी होगी। उधर बर्लिन और कैमिला जब होटल में एक दूसरे के साथ करीबी पल बिता रहे होते हैं तभी कैमिला के पास पोलिनेक का कॉल आता है। पोलिनेक उसे बताता है कि उसे कैमिला और बर्लिन के रिश्ते के बारे में सब पता चल गया है और यह भी कि उस दिन रेस्टोरेंट में जो आदमी मिला था वही बर्लिन था। यहाँ बता दें कि कैमिला बर्लिन को साइमन नाम से जानती थी। उसका पति पोलिनेक भी बर्लिन को साइमन नाम से ही जानता था। सब कुछ सुनने के बाद कैमिला दुविधा में पड़ जाती है। वह बर्लिन को बुलाकर सारी बात बता देती है और कहती है कि उसे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। जैसे ही बर्लिन सुनता है कि पोलिनेक को सब पता चल गया है, वह बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अब पोलिनेक कैमिला को छोड़ देगा और कैमिला हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। इसी खुशी में वह होटल से बाहर निकलकर बच्चों की तरह दौड़ने लगता है। तभी रॉय उसे फोन करता है और कहता है कि आज ही रात उन्हें अपनी डकैती का प्लान पूरा करना होगा। यह सुनकर बर्लिन थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि वह कैमिला के साथ नहीं रह पाएगा, लेकिन वह मन ही मन सारे प्लानिंग पर ध्यान देना शुरू कर देता है। उनकी बातचीत के बीच कैमिला फिर बर्लिन को बुलाती है और कहती है कि वह पोलिनेक से बहुत प्यार करती है और बर्लिन के साथ जो था वह सिर्फ टाइम पास थी। उसने समझ लिया कि उसने गलती की, इसलिए अब वह इस रिश्ता खत्म करके पोलिनेक के साथ रहना चाहती है। कैमिला के यह कहने पर बर्लिन बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर भी वह वहां से हंसते मुस्कुराते निकलकर गाड़ी में बैठता है, रॉय को कॉल करता है और सारी बात खोलकर बता देता है। बर्लिन यह भी कहता है कि रॉय उसके लिए कुछ क्लोरोफॉर्म का इंतजाम करे। वह पोलिनेक को छोड़ने वाला नहीं है। बर्लिन की बातें सुनकर रॉय बहुत डर जाता है, क्योंकि डेमियन पहले ही मानसिक रूप से अस्थिर हो चुका है और बर्लिन की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। इसी बीच डकैती का समय भी आ गया है।
है। अब सवाल ये है कि इतने लंबे प्लान और मेहनत के बाद डकैती सफल होगी या नहीं। इसके बाद देखा जाता है कि बर्लिन और टीम के सभी मेंबर मिलकर वॉल्ट के सीसीटीवी पर नजर रख रहे हैं। पोलिनेक आखिरी ज्वेलरी पीस वॉल्ट में रख रहा है। सारी चीजें सही तरह से रखने के बाद पोलिनेक वॉल्ट का चौथा लेयर लॉक सेट करता है और गार्ड के साथ कागजात के मामले में बात करने लगता है। इसी बीच केली ज्वेलरी से भरे वॉल्ट की एक रिकॉर्डिंग बनाकर उसे लूप में चलाती रहती है। वॉल्ट में जाने के लिए रेडी होने पर डेमियन बर्लिन से पूछता है कि वह इतना देर क्यों हुआ। बर्लिन कोई जवाब नहीं देता। तब डेमियन कहता है, तुम खुद हमें किसी भी तरह की परेशानी से रोकते हो और फिर खुद लड़की के साथ घूमने चले गए। तुम्हारी वजह से हमारी टीम खतरे में पड़ गई। तब बर्लिन डेमियन से पूछता है कि क्या उसने पोलिनेक के घर से कैमरा हटा लिया है या नहीं। डेमियन नहीं कहता। तब बर्लिन कहता है, खतरे में मैं नहीं बल्कि तुमने फंसाया। अब ध्यान से इस काम को खत्म करो। कैमरे की बात मैं देख लूंगा। यह कहते ही टीम सभी वॉल्ट में प्रवेश कर ज्वेलरी बैग्स भरने लगती है। पोलिनेक अभी भी बाहर खड़ा कागजों पर सील मार रहा होता है। ज्वेलरी बैग्स भरते समय डेमियन और बर्लिन के बीच बात में झगड़ा होता है। एक समय बर्लिन डेमियन की पत्नी का मामला उठाता है तो डेमियन गुस्से में बर्लिन को मारने आता है। इस वजह से डेमियन के हाथ से ज्वेलरी गिरती है और वॉल्ट में एक आवाज होती है। ये सुनकर पोलिनेक थोड़ा शक करता है। वह गार्ड को वॉल्ट खोलकर चेक करने को कहता है, लेकिन गार्ड कहता है कि वॉल्ट एक बार लॉक होने के बाद अगले 15 मिनट तक नहीं खोला जा सकता। तब पोलिनेक कहता है कि वॉल्ट खोलने की जरूरत नहीं है बल्कि वॉल्ट के पीछे का हिस्सा खोलो। इस बीच केली पोलिनेक की सारी बातें सुन लेती है और टीम को सावधान कर देती है। फिर कैमरन और ब्रूस बाहर जाकर वॉल्ट के पीछे का गेट सेट कर देते हैं और कंक्रीट की दीवार भी लगा देते हैं। गार्ड के वहां पहुंचने से पहले केली फिर से सीसीटीवी ठीक कर देती है। सब कुछ ठीक तरह से होने के बाद पोलिनेक वहां से चला जाता है। पोलिनेक के जाने के बाद डेमियन कहता है, यही मेरी आखिरी डकैती है। इसके बाद मैं बर्लिन के साथ कोई भी डकैती नहीं करूंगा। सब कुछ ठीक होने के बाद वे डकैती खत्म करके वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद डेमियन, कैमरन, केली और ब्रूस मिलकर वॉल्ट के बैकडोर की दीवार और स्लैब आदि सब कुछ पहले जैसी स्थिति में रख देते हैं और सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग मिटाने के लिए वे एक डाइवर्जन क्रिएट करते हैं। पूरे सिस्टम में भारी लोड डालकर सिस्टम को बर्न कर देते हैं। फिर इसका फायदा उठाकर वे सीसीटीवी के सिस्टम बॉक्स से अपना डिवाइस निकाल लेते हैं। इसी बीच रॉय और बर्लिन पोलिनेक के घर जाते हैं। रॉय लॉक खोलने के बाद बर्लिन अंदर जाकर पोलिनेक के सामने क्लोरोफॉर्म पकड़ता है, जिसके कारण पोलिनेक बेहोश हो जाता है। इसके बाद वे दोनों मिलकर सारे कैमरे हटा देते हैं। पोलिनेक को क्लोरोफॉर्म देते देखकर रॉय थोड़ा डर जाता है। वह बर्लिन से कहता है, सब कुछ थोड़ा ज्यादा हो रहा है। एक लड़की के लिए तुम पूरी टीम को खतरे में डाल रहे हो। इस पर बर्लिन कहता है, मुझे कोई बात नहीं कहेगा, मैं जो कर रहा हूँ समझ कर रहा हूँ। फिर बर्लिन रॉय को होटल भेज देता है और खुद पोलिनेक का फोन और गाड़ी की चाबी लेकर निकल पड़ता है। वह पोलिनेक की एक गाड़ी लेकर उसके जीपीएस में सेव एक लोकेशन पर जाता है। वह लोकेशन पोलिनेक का एक गेस्ट हाउस है। वह वहां जाकर एक ज्वेलरी टैग खोलता है और उसके अलग अलग हिस्से कमरे में फैला देता है ताकि चोरी की जांच में पोलिनेक सबसे पहले फंसे। काम खत्म करने के बाद वह सब कुछ पोलिनेक के घर में ठीक जगह पर रख देता है। इसी बीच डेमियन अपने कमरे में बैठकर ज्वेलरी को टिन बॉक्स में सील करता रहता है। उधर रात में ब्रूस केली के पास आता है और उसे अलग बुलाकर कहता है, बर्लिन ने हमें कल सुबह ही होटल छोड़ने को कहा है, लेकिन मेरा पासपोर्ट की फोटो तो बाइक रेंटल कंपनी के पास है। हमें किसी भी तरह इसे डिलीट करना होगा। केली को समझाकर ब्रूस बहुत चालाकी से बाहर निकलता है और बाइक रेंटल कंपनी के ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस में जब केली सब कुछ हैक करने जाती है तभी वहां मौजूद एक गार्ड ब्रूस की मौजूदगी का पता लगा लेता है। जब गार्ड ऊपर आने लगता है तो किसी चारे के रूप में केली नए कर्मचारी का ड्रामा करने लगती है। मजेदार बात यह है कि बाकी सभी लोग केली की बात पर यकीन भी कर लेते हैं। वह सबको बताती है कि इनवॉइस में कोई प्रॉब्लम ठीक करने के लिए वह थोड़ी देर पहले यहाँ आई है। जब सब उसके साथ परिचित होने की कोशिश कर रहे होते हैं, केली कंप्यूटर पर ब्रूस के पासपोर्ट की फोटो ढूंढकर उसे डिलीट करने की कोशिश करती है। ब्रूस वहीं केली के पैरों के पास बैठा होता है, लेकिन किसी प्रॉब्लम के कारण पासपोर्ट का फाइल डिलीट नहीं हो रहा था। जब गार्ड को यह पता चलता है तो वह केली की मदद करने के लिए कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने आता है और तभी वह देखता है कि ब्रूस वहीं केली के पैरों के पास बैठा है। और इसी सस्पेंस के साथ पहला सीजन यहीं खत्म होता है। अब सवाल ये है, केली और ब्रूस पकड़े जाएंगे या नहीं? एक सफल डकैती के बाद भी क्या वे अपने देश वापस जा पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको इस सीरीज का अगला वीडियो जरूर देखना होगा।